नमस्कार दोस्तों। किसी आदेश को अगर आप चैलेंज करते हैं तो आपको रिलीफ मिलने के आसार कब ज्यादा होंगे? क्वेश्चन ऑफ लॉ होने पर या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स? मतलब अगर किसी लॉ का वायलेशन होता है तो आपको रिलीफ मिलने की संभावना ज्यादा होगी, या किसी फैक्ट का वायलेशन होने पर या गलत फैक्ट के आधार पर आदेश पारित करने पर आपको रिलीफ मिलने की संभावना होगी। आज के इस विषय में एक उदाहरण के साथ मैं जानकारी देने वाला हूँ। जानकारी बहुत ही प्रैक्टिकल है। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें। ऐसे जेन्युइन लीगल हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी आदेश कोर्ट पारित कर दे किसी भी केस में, अगर वहां लॉ का वायलेशन होता है तो ये समझिए कि आपको रिलीफ मिलने की पूरी पूरी संभावना है। फैक्ट्स का वायलेशन होने पर आपके पास कोर्ट के सामने पर्याप्त आधार रखने होंगे। ग्राउंड्स बहुत बेहतर होने चाहिए कि इसमें क्या ऐसी इलीगलिटी है जिससे कोर्ट उस आदेश को रद्द कर दे और आपको रिलीफ मिले। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो है कि अगर कहीं लॉ का वायलेशन होता है डेफिनेटली आपको रिलीफ मिल जाएगा, आदेश रद्द किया जा सकता है, पूरी प्रोसीडिंग रद्द हो सकती है। लेकिन अगर फैक्ट्स का वायलेशन होता है तो आपको बहुत ही बेहतर ग्राउंड रखना होगा, तभी आपको जाके रिलीफ मिलेगी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 494 495 आईपीसी अभी करंटली नए लॉ में 82(1) 82(2) बीएनएस 2023 यानी 82(1) 82(2) भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि 494 495 का न्यू लॉ में नया। तो अगर जैसे कि 494 और 495 दोनों ही नॉन काजनेबल की श्रेणी में है, बेलेबल है और कंपाउंडिंग है। 494 यानी 82(1) में सजा 7 साल और जुर्माना है बाईगामी के लिए, अगर कोई भी पति पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह कर ले तो। और 495 यानी 82(2) में अगर कोई विवाह को छिपाकर, पहला विवाह छिपाकर विवाह करता है तो भैया वहां पे सजा 10 साल और जुर्माना है। ऑफेंस में सजा पर्याप्त है, फिर भी इनको नॉन काजनेबल की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन नॉन काजनेबल की श्रेणी में रखने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि इसका आप एनसीआर दर्ज करवा सकते हैं, चाहे पहले 155 में और करंटली 174 में। बिल्कुल नहीं। भले ही 155(4) में कुछ कहा गया हो, 174(4) में कुछ कहा गया हो कि किसी कॉजनेबल ऑफेंस के साथ में नॉन कॉजनेबल ऑफेंस की विवेचना हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ वह प्रक्रिया लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया गया है। 198 सीआरपीसी 219 बीएनएस 2023 स्पेसिफिक प्रोविजन है कि केवल और केवल कंप्लेंट केस पर ही 494 आईपीसी, 495 आईपीसी, 82(1), 82(2) बीएनएस की शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं, पति पत्नी उसका रिश्तेदार कोई भी। इसकी एक प्रक्रिया बना दी गई है 198(1)(c) और ऐसे ही 219 में। अब यहाँ अगर कोई कॉजेबल ऑफेंस हो, मान के चलिए 498A है, 323, 504, 506 है या 85 बीएनएस है, कुछ भी है, तो उसके साथ भी अगर एफआईआर में सेक्शन लिख भी दिया गया तो पहली बात तो आईओ को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। और बाय द वे, अगर आईओ ने कर भी डाला तो भी कंसर्न कोर्ट की ये जिम्मेदारी होती है कि वह कॉन्जेस संज्ञान ना ले, क्योंकि इसके लिए जो प्रक्रिया है वो सीधी सी है कि कंप्लेंट केस के थ्रू ही ये मामला दर्ज हो सकता है। किसी भी तरह से विवेचना का पावर पुलिस के पास में नहीं है, चाहे नॉन काजनेबल की श्रेणी में जाए चाहे काजनेबल की श्रेणी में जाए। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन काजनेबल ऑफेंस के साथ में हो जाए या एनसीआर भी दर्ज करवा दें बाय डिफॉल्ट तो भी नहीं हो सकती है विवेचना इसकी। अगर विवेचना हो भी जाए तो कोर्ट कॉन्जेंस नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि इसकी प्रक्रिया ऑलरेडी स्पेसिफिक है। जैसे डिफेमेशन के केस में 199 सीआरपीसी 222 यानी 222 बीएनएस 2023 में स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया गया है कि केवल मानहानि का केस परिवाद पर ही चलेगा। एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी जो चेक बाउंस के मामले होते हैं, इनका भी स्पेसिफिक प्रोसीजर है कि कंप्लेंट केस ही दर्ज होगा। आप एफआईआर दर्ज करवा दे किसी मामले में तो वहां भी इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। अब अगर इसका वायलेशन हो जाए तो भैया लॉ का वायलेशन हो गया। उस बेसिस पर ये क्वैसिंग का ग्राउंड है। अब अगर आपको जजमेंट की जरूरत होगी इस पे
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है, इस पे अच्छे जजमेंट्स हैं, मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। आज की वीडियो बस इतना ही। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।